नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का न्यूज़ 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साधना पांडे और आप देख रहे हैं आधा दिन पूरी खबर। इस एक बुलेटिन में आपको बताएंगे दिन भर की हर एक बड़ी खबर का अपडेट और जिन खबरों पर रहने वाली है सबकी निगाहें। शुरुआत करते हैं रायसेन से आ रही बड़ी खबर के साथ। कोतवाली थाना के सामने परिजनों ने चक्का जाम कर दिया है। युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। आरोपी की गिरफ्तारी को मांग को लेकर ये चक्का जाम किया गया। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और समझाइश प्रशासन की तरफ से। तो देखिए, रायसेन से ये बड़ी खबर आ रही है। कोतवाली थाना के सामने परिजनों ने चक्का जाम किया है। युवक की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर परिजनों में जमकर आक्रोश भी देखने को मिला है और यही वजह है कि परिजन बड़ी संख्या पर सड़कों पर उतर आए। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं और चक्का जाम कर रहे हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंची और इन्हें समझाइश देने की कोशिश की जा रही है। इधर जांजगीर चांपा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया। बैरिकेड तोड़कर गेट तक पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ता। बदहाल सड़कों की मरम्मत की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस बल वहां पर पहुंचा है ताकि कोई अनहोनी ना हो। जांजगीर चांपा से ये अहम खबर। जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। बैरिकेड को तोड़कर गेट तक पहुंच गए हैं प्रदर्शनकारी। बदहाल सड़कों की मरम्मत की मांग की जा रही है। सड़कों को लेकर ये बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का। तस्वीरें आप देखिए, जांजगीर चांपा से तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां पे सड़क पर कांग्रेस ने फिर से मोर्चा खोल दिया है और सड़क पर ही बदहाली की स्थिति है। सड़क की मरम्मत कई सालों से नहीं हुई। यही मांग कर रहे हैं कांग्रेस के नेता कि सड़कों की स्थिति को सुधारा जाए, जर्जर हालत को, बदहाल सड़कों को ठीक किया जाए। बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। बैरिकेडिंग भी की गई थी, लेकिन कांग्रेस के नेता बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़े। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में होने वाले राज्योत्सव की। राज्योत्सव की तैयारियां इस वक्त जोर शोर से हो रही हैं। आगामी 1 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे। तो पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई है। निरीक्षण के लिए खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मेला ग्राउंड पहुंचे हुए थे, जहां पर मुख्यमंत्री के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने मंच, सुरक्षा व्यवस्था और प्रदर्शनी की तैयारियों का जायजा लिया। इस बार राज्योत्सव में छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा और उपलब्धियों पर आधारित विशेष प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम के दौरान विशाल आमसभा को संबोधित करेंगे। 3 बड़े डोम बनाए गए हैं मौके पर, जिसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए ताकि इस बार का राज्योत्सव भव्य ऐतिहासिक तरीके से मनाया जा सके। सीएम ने आज जायजा लिया है कार्यक्रम स्थल का। मेला ग्राउंड पहुंचे सीएम और गढ़ में आने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। 31 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे पीएम मोदी। 1 नवंबर को कई ऐसे लोकार्पण कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल होंगे। राज्योत्सव का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होगा। 1 नवंबर को राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे। लगभग 3 बजे का समय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मैदान में राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे और इसकी जो तैयारियां हैं वो काफी तेज गति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से लेकर उनके यहां से रवानगी तक के लिए रूट चार्ट तय किया गया। साथ ही साथ जो आवश्यक तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही है और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहाँ पर जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे कार्यक्रम को। और यहाँ पर 3 बड़े डोम जो है वो बनाए गए हैं, जहां पर आम सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंच से संबोधित करेंगे। और कार्यक्रम स्थल का जायजा ले लिया है। 31 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं पीएम मोदी। जो 3 विशाल डोम बनाए गए हैं उसका भी जायजा मुख्यमंत्री ने लिया है। इसके अलावा जो जनजातीय संग्रहालय जनता को समर्पित किया जाना है, प्रधानमंत्री की तरफ से लोकार्पण किया जाना है, उस जनजातीय संग्रहालय को देखने भी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, क्योंकि ये एकमात्र छत्तीसगढ़ का ऐसा संग्रहालय है जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की परंपरा को दर्शाता है और देश का सबसे बड़ा दूसरा जनजातीय संग्रहालय है। तो जैसा कि जनजातीय संग्रहालय का जिक्र साधना ने कर ही दिया है, तो बताते हैं कि 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण करेंगे। तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हुए थे। नवा रायपुर में यह संग्रहालय स्थित है, जहां पर सीएम पहुंचे हुए थे। और बता दें आपको कि यहाँ पे आदिवासी जननायकों की स्मृतियों को संजोकर रखा गया है। कैसा है ये म्यूजियम, आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी गौरव शर्मा की रिपोर्ट।
का निरीक्षण कर रहे हैं, साथ में मंत्री केदार कश्यप को भी हम देख पा रहे हैं। तो ये जो संग्रहालय है वो बेहद खास है और 16 अलग अलग गैलरीज में जो संघर्ष है उसको सहेजने की कोशिश की गई है। छत्तीसगढ़ के जो शहीद है वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, गैन सिंह, सभी की कहानियों को यहाँ पर अंकित किया गया और बेहद आकर्षक अंदाज में, डिजिटल अंदाज में सहेजने की जो कोशिश है वो यहाँ पर की गई है। और साथ ही साथ जो जनजातीय संघर्ष है, चाहे वो सरगुजा का संघर्ष हो, चाहे हल्बा संघर्ष हो, उसको दिखाने की कोशिश जो है वो की गई है। इसका जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को करेंगे, इसलिए ये बेहद खास जो संग्रहालय है इसका जायजा लेने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज पहुंचे और उनके साथ साथ मंत्री केदार कश्यप समेत अधिकारीगण भी है। 1 नवंबर को इसी संग्रहालय का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ गौरव शर्मा, IANS 24/7 रायपुर। और अगली खबर है एक बड़े आतंकी हमले के नाकाम होने की। दिल्ली पुलिस ने ISIS के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश कर दिया है। 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक आतंकी दिल्ली से गिरफ्तार हुआ, जबकि दूसरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पकड़ा गया। तो वहीं भोपाल से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी ISIS समर्पित व्हाट्सएप ग्रुप में सक्रिय था। गिरफ्तार आतंकी MP ATS की निशाने पर पहले से ही था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आतंकी CA की परीक्षा देने की भी तैयारी कर रहा था। यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि संदिग्ध आतंकी हाल ही में करौंद इलाके में शिफ्ट हुआ था। आपको बता दें कि गिरफ्तार आतंकियों के पास से विस्फोटक सामग्री मिली है, फास्फेटिक मिला इनके पास। जांच में पता चला है कि ये दोनों देश में फिदायीन हमले की प्लानिंग कर रहे थे। सुरक्षा एजेंसियां मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की जांच में जुट गई हैं। गिरफ्तार आतंकियों के पास से कई और भी सामान बरामद हुए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में यह भी पता चला है कि दोनों आतंकी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हैंडलर के संपर्क में थे। ये आतंकी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। तो वहीं अगर सूत्रों की माने तो ये आतंकी ऑनलाइन रेडिकलाइज्ड थे। ये मॉड्यूल दिल्ली NCR समेत कई शहरों में किसी बड़ी वारदात की साजिश रच रहा था। फिलहाल मामले की जांच जारी है और दूसरे संदिग्धों की तलाश में छापेमारी भी की जा रही है। कुल मिलाकर ये कार्रवाई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। इनकी अरेस्टिंग 16 और 18 अक्टूबर को हुई है। ये दोनों दिल्ली में हैवी फुटफॉल वाले एरिया में ID प्लांट करके ब्लास्ट करने की स्कीम बना रहे थे। इसमें जो अदनान खान भोपाल का वो पहले भी गिरफ्तार हो चुका है UP ATS द्वारा जून 2024 में। और इनका जो प्लान था, इमीडिएट प्लान था कि कोई टेरर एक्टिविटी इसी दिवाली के आसपास इनको करनी थी। हैवी फुटफॉल के एरिया में घड़ी को टाइमर के तौर पर इस्तेमाल करने वाले थे, वो मिली है। प्लस वो फोटोग्राफ्स मिले हैं जहां से जिस तरह से इनको ID बनानी थी वो मिला है। प्लस इन्होंने जो ISIS को बैत दी है उस बैत का इनके पास से वीडियो मिला है। वो ISIS का झंडा मिला है जिसका इस्तेमाल और बैत देने में किया गया था। ISIS के कपड़े, जो डार्क कलर के कपड़े टिपिकल पहनते हैं और फेस कवर करते हैं, वो सारी चीज़ें मिली हैं। प्लस लैपटॉप, पेन ड्राइव्स हैं जिनको अभी हम FSL भेजेंगे और उनसे इंक्रीमेंटिंग चीज़ें निकालेंगे। इन्होंने साउथ दिल्ली के एक मॉल को टारगेट करने की कोशिश की थी और एक पब्लिक पार्क है जहाँ पे हैवी फुटफॉल होता है वहाँ पे। और चलिए बात करते हैं रतनगढ़ के लक्खी मेले की, जो कि गुरुवार को खत्म हो गया। 21 अक्टूबर से शुरू हुए इस मेले में 3 दिन में करीब 25 लाख श्रद्धालु पहुंचे। माता और कुंवर बाबा के दर्शन के लिए वो आए थे। दावा ये किया जा रहा है कि बुधवार को 10 लाख और गुरुवार को 15 लाख भक्त मेले में पहुंचे थे। मेला सर्पदंश पीड़ितों के लिए काफी अहम रहा। तो इस दौरान कुल 7,000 से ज्यादा लोगों के बंद काटे गए हैं। मेला क्षेत्र की सुरक्षा और बुनियादी व्यवस्था के लिए 1500 से ज्यादा कर्मचारी और 2000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। 40 सेक्टरों में मेला क्षेत्र को बांटकर 100 से ज्यादा CCTV कैमरे और ड्रोन की मदद से निगरानी की गई। SDRF टीम ने नदी किनारे पेट्रोलिंग की और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए विशेष टीम भी तैनात रही। आपको बता दें कि कुंवर बाबा मंदिर में लगे घंटे का वजन है 1935 किलो और इस घंटे को देश का सबसे बड़ा और सबसे वजनी घंटा भी बताया जाता है। और कहा जाता है कि सर्पदंश से पीड़ित लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं, उनकी बीमारियां भी यहाँ पर ठीक हो जाती हैं। लक्खी मेला काफी प्रसिद्ध है। 40 सेक्टर में 150 कर्मचारी और हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद रहे। मेले में पार्किंग की व्यवस्थाएं भी की गई थी और इस मंदिर में देश का सबसे बड़ा यानी कि 2935 किलो का वजनी घंटा लगा हुआ है।
माँ रतनगढ़ वाली माता जो कि सर्पदंश के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है और यहाँ की मान्यता है कि जिस व्यक्ति को साल में कभी भी सर्पदंश होता है, किसी भी जहरीले जीव जंतु से काटते हैं, उसका बंद माता का बंद लगाया जाता है और बंद लगाने के बाद यहाँ पर दीपावली की जो भाई दूज होती है उस दूज के दिन यहाँ पर आया जाता है और जो बंद उस समय लगा हुआ था वो बंद को कटवाया जाता है। और कुछ श्रद्धालु हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे किस प्रकार का माहौल वहाँ रहा। आप रतनगढ़ से लौटे हैं, किस प्रकार का माहौल रहा, क्या व्यवस्थाएं थी? माता रतनगढ़ पर लाखों की तादाद में जनता पहुंच रही है, उत्तम व्यवस्था चल रही है। प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन भी बहुत लगा हुआ है, अच्छे से व्यवस्था चल रही है। मध्य प्रदेश शासन की जनता की हित में अपने कार्य कर रही हैं। क्या माहौल रहा वहाँ? बहुत बढ़िया रहा वहाँ पे। क्या विशेष मान्यता है वहाँ की? वहाँ पे सांप वाप काटने की विशेष ज्यादा मानता है। हाँ जी, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर वहाँ पर लोग जो गए थे अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं, अपने अनुभव बता रहे हैं कि किस प्रकार से वहाँ प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है। पुलिस अधीक्षक, दतिया कलेक्टर और चंबल आईजी भी वहाँ पर लगातार निगरानी में रहे और पूरी तरह से मॉनिटरिंग की। माँ के दरबार में पहुंचकर मत्था टेक हाजिरी लगाते हुए माता के दर्शन किए और निश्चित ही माँ रतनगढ़ वाली माता और कुंवर महाराज अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। राजीव मिश्रा, INH न्यूज, दतिया। आज भाई दूज का आखिरी दिन, इसमें रतनगढ़ माता मेला का पिछले 3 दिन से मेला चल रहा है। लगभग 25 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ मंदिर में दर्शन किए हैं। इस दौरान इन 3 दिनों में पुलिस और प्रशासन की सभी टीमें लगातार मुस्तैद रही। बहुत सारे लोगों ने 12-12 घंटे की 3 शिफ्ट की है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। भीड़ अधिक होने पर भी महसूस नहीं हो रहा है कि भीड़ है और प्रशासन ने करीब 4 किलोमीटर पहले ही वाहनों को रुकवाने से ये लाभ हुआ है कि पैदल लोगों के लिए कोई असुविधा नहीं हो रही है। सुना है कि वहाँ पर माता रानी के यहाँ सांप बिच्छू जहरीले जितने भी काटते हैं आपको, तो वहाँ पर ठीक हो जाते हैं। इसलिए जनता वहाँ पर भीड़ ज्यादा अधिक से अधिक जुड़ती है। सांप बिच्छू जितने भी काटते हैं वहाँ पर सब लोग ठीक हो जाते हैं। 1949 से नेपा नगर के वन भूमि के अधीन आने वाली अखबारी कागज कारखाने की 1665 एकड़ जमीन को राजस्व भूमि में बदलने की मांग अब तेज हो गई है। अब इसको लेकर सेवानिवृत्त कर्मचारियों का संगठन एक बार फिर से मैदान में आ गया है। इस संगठन ने पहले भी कई दफा मांग उठाई है। इस संबंध में CMD अरविंद बरेड़ा छुट्टी पर होने की वजह से प्रभारी CMD और DGM सुरेंद्र मेहता को ज्ञापन सौंपा गया है। और इसके बाद कर्मचारियों ने अंबेडकर चौक पहुंचकर तहसीलदार IS गनावा को भी ज्ञापन दिया है। संगठन के अध्यक्ष सौजन्य तिवारी और सचिव राजाराम पटेल ने कहा है कि नेपा लिमिटेड की 1762 एकड़ जमीन में से 107 एकड़ कारखाने की है, उसे छोड़कर बाकी 1665 एकड़ जमीन जिस पर आवास बने हैं उसे वन विभाग से वापस लिया जाए और नगर पालिका के जरिए कर्मचारियों को लीज पर दिया जाए। सेवानिवृत्त कर्मचारी संगठन के द्वारा एक ज्ञापन दिया है। इनके द्वारा ये मांग की गई है कि जो नेपाल लिमिटेड के क्वार्टर्स श्रमिकों को आवंटित किए थे, ये पूर्व में आवंटित किए थे, उनके काफी वर्ष हो चुके हैं और उन क्वार्टरों का मेंटेनेंस वगैरह नेपाल लिमिटेड नहीं कर पा रहा है। इनकी मांग ये है कि ये भूमि है एवं ये क्वार्टर्स वगैरह मध्य प्रदेश शासन को सौंप दिए। यह नेपा नगर फॉरेस्ट लैंड पे है, जिसके कारण स्टेट विभाग के अंतर्गत आता है। ये स्टेट विभाग से इस नेपा नगर को निजात दिलाई जाए, फॉरेस्ट विभाग से इस नेपा नगर को निजात दिलाई जाए, जिससे कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का प्राप्ति नेपा नगर वासियों के लिए हो, प्रत्येक नागरिक को मिले, वो जो हमें आज नहीं मिल रही है।
बीएसएफ के सहायक प्रशिक्षण केंद्र विजासन इंदौर में शुक्रवार को आरक्षक बैच नंबर 205 की भव्य दीक्षांत परेड हुई। इस दौरान 141 नव आरक्षकों ने राष्ट्र रक्षा और संविधान की अखंडता बनाए रखने की शपथ ली। परेड के मुख्य अतिथि आलोक कुमार सिंह महानिरीक्षक बीएसएफ इंदौर रहे और आईजी ने आरक्षकों को बैच लगाकर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में नव आरक्षकों ने अनुशासन और पराक्रम का उत्कृष्ट प्रदर्शन भी किया। जवानों ने डंबल शो और भांगड़ा नृत्य जैसी रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी और उपस्थित दर्शकों की वाहवाही लूटी। अब ये सभी देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी को निभाएंगे। आईजी सिंह ने कहा है कि इन जवानों को नई रणनीति और अत्याधुनिक हथियारों के साथ ट्रेनिंग दी गई है। ने इस भव्य परेड को देखा और ये इस बार इनको कई चुनौतियां थी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन और आरक्षकों के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां थी और हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके ऊपर खास करके बहुत सी ज्यादा जिम्मेदारी थी कि जो नए टैक्टिक्स का समावेश किया जा रहा है इस बदलते भारत में, उसको अच्छी तरह से निर्वहन कर इन सारे ट्रेनिंग्स को अच्छे से ट्रेन किया जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए NS 24/7 के साथ और आगे देखिए फटाफट अंदाज में खबरें मेरी सहयोगी पूजा के साथ। नमस्कार।